तो लेट्स कंटिन्यू विथ कॉपीराइट। मान लीजिए कि मैंने एक बुक लिखी और ऑब्वियस सी बात है, इस बुक को मैं कैसे बेचूंगा, किस पब्लिशर के थ्रू बेचूंगा, ये सब मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। तो बुक के केस में आई विल बी कॉल्ड एज एन ऑथर, और जो इसे प्रिंट करके मार्केट में बेचेगा उसे क्या बोलेंगे? पब्लिशर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई कॉपीराइट किसके पास रहेगा? ये डिपेंड करेगा हमारा पब्लिशर के साथ अग्रीमेंट क्या है। पब्लिशर कह रहा है मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, बुक मेरे को लिख के दे दीजिए, हर साल मैं जितने पेजेस कॉपीराइट सॉरी जितने पेजेस का अमेंडमेंट करवाऊंगा पर पेज मैं आपको 1,000 रुपए फिर पे करूंगा। तो यहां पे कॉपीराइट इज विद द पब्लिशर। बट अगर मैं पब्लिशर से बोलूं नहीं, कॉपीराइट मेरे पास होगा, तुम जितनी कॉपीज बेचोगे, जो कॉपी की एमआरपी होगी बुक की, उसका 20% तुम मेरे को रॉयल्टी पे करोगे। इस केस में कॉपीराइट मेरे पास होगा। तो कॉपीराइट ऑथर के पास तब होता है जब वो पर बुक के बेसिस पे पब्लिशर से पैसा लेता है, और पब्लिशर के पास तब होता है जब पब्लिशर ने लमसम पैसा ऑथर को दे दिया। अब ये किताब का टेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टी है, ऑथर की प्रॉपर्टी नहीं है। अपडेशन के लिए 1,000 रुपी पर पेज या जो भी अग्रीमेंट किया हम अकॉर्डिंगली पे करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो राइट्स क्या होते हैं कॉपीराइट के ऊपर भाई? तो यहां पे आपको कैटेगरी नजर आ रही है इकोनॉमिक राइट्स की, और उसके बाद क्या नजर आ रहे हैं? मॉरल राइट। तो पहले हम इकोनॉमिक राइट्स की बात करते हैं, जो पैसे से रिलेटेड है। राइट टू रिप्रोड्यूस द वर्क। अब अगर ऑथर के पास कॉपीराइट है, इज दैट क्लियर, या पब्लिशर के पास कॉपीराइट है, किसी के पास भी है, तो ये जितनी चाहें उतनी कॉपीज इस वर्क की बना के बेच सकते हैं। ये ऐड कर सकते हैं, चीजों को एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और एक्सक्लूसिवली वही यूज करेगा जिसके पास कॉपीराइट होगा, ऑथर या पब्लिशर। और कोई भी इसको इन्फ्रिंज या डिस्टर्ब नहीं कर सकता। राइट टू डिस्ट्रीब्यूट इन द मार्केट, मतलब राइट टू सेल बेसिकली। ओके, बेचने का राइट भी किसके पास है? अगर ऑथर के पास कॉपीराइट है, ये पब्लिशर के थ्रू बिकवा सकता है, पब्लिशर को बोल सकता है इतना बेचो। और अगर पब्लिशर के पास कॉपीराइट है तो जितनी चाहे उतनी कॉपी बेचेगा, इसको किसी से पूछने पाछने की जरूरत नहीं है। राइट टू कम्युनिकेशन टू द पब्लिक, पब्लिक को बताना कि ये काम किसका है, ब्रॉडकास्ट करना, वेबसाइट पे डालना, इन सारी चीजों का राइट अगर कॉपीराइट ऑथर के पास है तो ये कम्युनिकेशन कौन कर सकता है? ऑथर, नोबडी एल्स। अगर कॉपीराइट पब्लिशर के पास है तो कौन कम्युनिकेट कर सकता है? पब्लिशर, नोबडी एल्स। समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? चलिए, राइट ऑफ अडॉप्शन, कन्वर्ट कर दें टेक्स्ट को अंग्रेजी से हिंदी में किसी भी भाषा में, ऑल्टर करें, ट्रांसक्रिप्ट करें, रीअरेंज करें, कौन कर सकता है? जिसके पास कॉपीराइट होगा। अगर ऑथर ने कॉपीराइट नहीं कराया, पब्लिशर ने कराया हुआ है, तो ये राइट सिर्फ पब्लिशर के पास होगा। राइट टू ट्रांसलेट, हमने किसी भी लैंग्वेज में अगर इसको ट्रांसलेट करना है तो अगेन राइट किसके पास है? ओनली विद द पर्सन जिसने इसका कॉपीराइट लिया है। ऑथर के पास कॉपीराइट है, वो ट्रांसलेशन कर सकता है, करवा सकता है किसी से, बट दूसरा बिना ऑथर से पूछे काम नहीं कर सकता। अब यहाँ पे एक चीज पे ध्यान देना है, अडेप्शन में कन्वर्जन था, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल यूज किया था किसी भी भाषा में, थोड़ा सा डिफरेंस है। ट्रांसलेशन का मतलब सिर्फ भाषा चेंज होगी, कन्वर्जन का मतलब भाषा के साथ साथ उसका थॉट, उसकी फीलिंग भी चेंज हो सकती है। ओके, हाँ, तो दैट कुड बी कॉल्ड एज अ कन्वर्जन प्रैक्टिकली, वो अडेप्शन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल बुक थी, मान लीजिए स्टोरी लिखी थी, हमने इस स्टोरी में कैरेक्टर को ऐड करना है तो इट इज कन्वर्जन। सीक्वल मूवीज बनती है ना, तो वो बेसिकली ट्रांसलेशन नहीं होता, वो कन्वर्जन, वो एडाप्शन में चला जाएगा। ठीक है, पहली वाली शोले बनी थी, वो मिस्टर किसने, खान ने बनाई थी शायद, दूसरी वाली में शाहरुख खान जी आ गए, मान लियो मैंने बनाई है, तो इट इज राइट ऑफ अडॉप्शन मेरे पास था, तभी मैं काम कर सकता हूं। तो ये जितने भी आपने इकोनॉमिक राइट्स देखे, ये एक्चुअली रिलेटेड टू मनी है। मॉरल राइट्स की हम बात करें तो इसका मतलब हु हैज द अथॉरिटी टू कंट्रोल द क्रिएशन एंड टू प्रोटेक्ट इट्स मॉडिफिकेशन, ऑल्ट्रेशन, और इसकी जो इंटेग्रिटी है कोई दूसरा यूज ना करे। तो इसमें पहला राइट है पेटर्निटी का। पेटर्निटी मतलब द राइट ऑफ एन ओनर ऑफ कॉपीराइट टू क्लेम एंड प्रिवेंट अदर्स टू क्लेम द ओनरशिप इज राइट ऑफ पेटर्निटी। मान लीजिए मैंने कोई किताब लिखी लीगल स्टडीज के ऊपर, और मेरे को सीबीएसई वाले बोल रहे हैं, आईएससी वाले बोल रहे हैं, कोई स्टेट बोर्ड बोल रहा है भाई आपने हमारा मैटर कॉपी किया है। हम कहेंगे अरे कैसे कॉपी किया है? हमने जो मैटर लिखा है उसको हमने बेयर एक्ट से लिया, और स्टार्टिंग में हमने डिस्क्लेमर भी डाल दिया बुक में, ये सारी चीजें जो है वो बेयर एक्ट की है, भारत सरकार की प्रॉपर्टी है, हम सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं।
उसके बाद जो मैंने टेक्स्ट फ्रेम किया वो मैंने चैट जीपीटी से लिया है, और चैट जीपीटी में तो कुछ कॉपीराइट होता ही नहीं है। ओके। राइट ऑफ इंटीग्रिटी, कॉपीराइट को प्रोटेक्ट किया जाए, रेपुटेशन को, ताकि दूसरे लोग उसे इस्तेमाल ना करें। तो अगर मेरा कॉपीराइट बिना मेरी परमिशन के कोई दूसरा किताब अपने नाम से छाप रहा है, तो उसने मेरे इकोनॉमिक राइट को इन्फ्रिंज नहीं किया। किसको इन्फ्रिंज किया? मॉरल राइट को। बट अगर वो मेरी डुप्लीकेट किताब छाप के पैसा कमा रहा है, तो उसने मेरे इकोनॉमिक राइट को इन्फ्रिंज कर दिया है। इज दैट क्लियर? राइट टू रिट्रैक्शन, रिट्रैक्शन का मतलब टेकिंग बैक द प्रीवियस असर्शन मेड, जो हमने बोला था हम उसको वापस ले रहे हैं। तो अगर हमने अपनी किताब में मान लीजिए बादशाह अकबर के बारे में कुछ लिखा, जो कि बाद में साबित हो गया कि भाई ऐसा कभी कुछ था ही नहीं, तो अपनी किताब में हम उसको वापस ले लेंगे। तो दैट इज राइट ऑफ रिट्रैक्शन, रिवर्ट कर जाना अपनी बात से, वापस ले लेना अपनी बात को। फॉरेन राइट और इकोनॉमिक राइट इंफ्रिंजमेंट में कितना पनिशमेंट वो तो मिलेगा? कोर्ट डिसाइड करता है। अगेन मैंने बोला ना भाई, ये सब प्रोसीजरल लॉज है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। अगर मैं केस करूं कि टाटा मैग्रो हिल वालों ने मेरी किताबें बेची और 25 करोड़ रुपए कमाया, 4 महीना केस चला, तो जज साहब बोलेंगे 25 करोड़ प्लस 12% पर एनम के हिसाब से 4 महीने का इंटरेस्ट, प्लस जो लीगल चार्जेस हुए, प्लस 2 लाख रुपए एडिशनल जुर्माना, इतना टाटा मैग्रो हिल वाले सौरभ सर को देंगे। तो वो कोर्ट डिसाइड करेगा, वो लिखा नहीं है। अगर वो चीज यहां पे लिख दी जाए, तो ये जो कॉपीराइट एक्ट है ना, ये बन जाएगा कॉम्पनसेटरी लॉ। व्हाट? कॉम्पनसेटरी। ओके। तो अमरनाथ सहगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहां पे अमरनाथ सहगल एक रेनाउंड स्कल्पचरिस्ट थे, जो मूर्ति बनाते थे। इनको रखा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विज्ञान भवन में 5 साल। ही स्पेंड 5 years क्रिएटिंग द वर्क एंड इट वाज डिस्प्लेड इन 1962। विदाउट नोटिफिकेशन और कंसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको वहां से हटा दिया। म्यूरल जानते हैं ना, जहां पे वो पत्थर की मूर्ति वगैरह बनती है। ड्यूरिंग रेनोवेशन एंड स्टोर्ड इट कॉजिंग सम डैमेज। अमरनाथ sued गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वायलेटिंग हिज म्यूरल राइट्स बाय मिस ट्रीटिंग हिज वर्क। सर मतलब ये है कि आप एक मूर्तिकार हैं, कलाकार हैं, आपने मूर्तियां बनाई, तो भैया मूर्ति आपने बनाई, आपको भारत सरकार ने विज्ञान भवन में नौकरी दी थी मूर्ति बनाने की, 5 साल आपको वहां पे रखा गया टेम्परेरी जॉब के लिए। तो मूर्ति आपकी ओनरशिप नहीं थी, किसकी ओनरशिप थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इज दैट क्लियर? बट बनाई आपने थी। तो हमारे अमरनाथ सहगल साहब ने क्या बोला? मूर्ति से जो कमाई हो रही है, मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो इकोनॉमिक राइट भारत सरकार के विज्ञान भवन का है। बट मैंने कुछ काम किया है, मेरी इज्जत तो रख लो नालायकों कम से कम। तो आपने मेरी मूर्ति की देखभाल नहीं की है। कहने का मतलब कि अगर मेरे बच्चे को कोई अडॉप्ट करता है और मैंने बोला है कि भाई इसको एकदम बच्चे की तरह रखना, और वहां चाइल्ड लेबर बना दिया गया है, तो मॉरल राइट का इंफ्रिंजमेंट हुआ है। तो देखते हैं ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला। दैट मॉरल राइट्स विच डिफाइन एसेंस ऑफ ऑथर्स वर्क कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम द ऑथर इवन इफ द वर्क इज सोल्ड, डिस्ट्रॉइंग और ऑल्टरिंग द वर्क एज डीम्ड वायलेशन ऑफ ऑथर्स मॉरल राइट। तो भारत सरकार की बैंड बजाई गई और बोला गया भैया उन चीजों को ठीक से समेट के रखिए, हमारे देश की धरोहर है, हमारे देश की धरोहर है। हाँ, अब यहां पे एक डिफरेंस और है। आपके घर में एक आया पेंटर, उसने पेंटिंग की, पैसा लेकर गया, और आपने दीवार में गुचमुचा दिया, वो पेंटर आपको स्यू कर सकता है, बट यहां पे कोई मॉरल राइट नहीं है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे जो पूरा केस स्टडी तो नहीं होगा, कम से कम 50 पेज का जजमेंट रहा होगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सिर्फ इसलिए बोला कि भाई ये डिसरिस्पेक्ट है, क्योंकि ये काम किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देश की धरोहर को बचा के रखना है, इसलिए ये ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने लॉ या अमेंडमेंट, सॉरी, या ऐसा जजमेंट दिया होगा। इज दैट क्लियर? तो ये तो वही बात हो गई, टेलर ने कपड़े सिले, आप कपड़ा बिना धोए पहनते जा रहे हैं, टेलर कह रहा है अरे मेरी कला का अनादर हुआ है, तो भैया इनको जेल करिए। तो हाईकोर्ट कहेगा पगला गए हो क्या? अरे उन्होंने आपसे स्टिचिंग करवाई, आपने स्टिचिंग करके दे दी, अब ओनरशिप उनके पास है। तो यहां पे टेलर, हाँ, अगर टेलर ने स्टिचिंग का, आपकी पेंट का कॉपीराइट करवाया है, तब टेलर को भी वही दंड मिलेगा जो दिल्ली हाई कोर्ट ने विज्ञान भवन भारत सरकार को दिया। समझ में आ गया? तो टेलर अगर स्टिचिंग का कॉपीराइट करवा लेता है और आपने पेंट को ठीक से नहीं रखा, तो आपने टेलर के मॉरल राइट्स का वायलेशन कर दिया है। समझ में आ गया? तो अगली बार टेलर से पूछ लीजिएगा, भैया तुमने इसका कॉपीराइट तो नहीं कराया है ना? कॉपीराइट कॉपीराइट कराना होगा? किस केस में? यहां पे नहीं। अमरनाथ सहगल का किया गया काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विज्ञान भवन का कॉपीराइट था, बट यहां पे मॉरल राइट्स की बात हो रही है। अगर अमरनाथ सहगल साहब
दिल्ली हाईकोर्ट में बोलते कि मेरे इकोनॉमिक राइट्स की बेइज्जती हुई है, दिल्ली हाईकोर्ट बोलता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि इकोनॉमिक राइट्स विज्ञान भवन वालों के पास थे। समझ में आ गया? उनकी कला का अनादर हुआ है बेसिकली, और ये कला भारतीय धरोहर है, इसलिए ऐसा उन्होंने बोला होगा। ओके। मॉरल राइट्स के लिए कोई कॉपीराइट नहीं चाहिए? नहीं, मॉरल राइट्स के लिए कॉपीराइट चाहिए होता है, बट मॉरल राइट्स डीम टू बी इकोनॉमिक राइट्स के कॉपीराइट के साथ ही मिल जाते हैं आपको। ओके, समझ में आ गया? हाँ बोलिए। वैसे इंडियन आइडल जैसे शो होते हैं वहाँ पे इतने सारे गाने गाए तो सबके लिए कॉपीराइट लेंगे? नहीं, तो वो इंडियन आइडल में बोल दिया जाता है, वो जो जो गाना गाते हैं उनके साथ अग्रीमेंट होता है, जो आप गाने गा रहे हैं आप इसको कल को एज अ आर्ट ऑफ योर ओरिजिनल पीस वर्क बोल के आप बेच नहीं सकते। ऐसे तो डीजे वाले 2 लाइन का गाना गाते हैं, पैसा लेंगे उनसे, तो बोला जाता है कि हमारा नहीं है। ओके, जैसे बोलते हैं ना भाई, लता मंगेशकर जी के बोल थे ये ओरिजिनली, अब इनको मैं गा रहा हूं, तो डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। क्यों इस प्रोटेक्शन को मॉडर्न सोसाइटी के लिए रखा गया है? कॉपीराइट मॉडर्न सोसाइटी में इसलिए रखा गया ताकि जो क्रिएटर्स हैं ओरिजिनल वर्क के, उनका काम प्रोटेक्टेड रहे, इधर इट बी लिटरेचर, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर और आर्ट, और इस प्रोटेक्शन से उनको कॉम्पनसेशन जिंदगी भर मिलता रहे, बिना उनकी परमिशन से आप इसको कॉपी नहीं कर सकते। तो मान लीजिए मैंने मोहम्मद रफी साहब का गाना किसी रेस्टोरेंट में, किसी कैफेटेरिया में गाया, तो मेरे को पहले भैया डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, नहीं तो रेस्टोरेंट वाले को आरपीजी, ग्रोमोफोन कंपनी, टी सीरीज, ये सब स्यू करेंगे, भैया कैसे हमारा गाना गा के अपने आदमियों से पैसा कमा रहे हो, दैट इज रॉन्ग। सो कॉपीराइट प्रमोट्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। अगर आपका कॉपीराइट प्रोटेक्टेड नहीं होगा तो आप क्या ठेंगा कॉपीराइट बनवाएंगे? आपको पता है प्रोटेक्शन तो है नहीं, क्या फायदा ज्यादा मेहनत करने से? तो अगर आपने किसी चीज का डिस्कवर किया और अपने नाम पे इसका पेटेंट करा लिया, तो अल्टीमेटली आप अच्छी वेल्थ उससे अर्न कर सकते हैं। तो अगर ये कानून नहीं होता तो लोग कभी भी किसी भी नई चीज को बनाने की कोशिश ना करते। तो कॉपीराइट प्लेगरिज्म को भी प्रोटेक्ट करता है। सर ये क्या होता है? मान लीजिए मैंने रिसर्च किया फाइनेंशियल लिटरेसी इन इंडिया इन द एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 12 to 18, और किसी का इंटरनेट से आर्टिकल छाप के दे दिया। समझ में आ गया? तो यहां पे प्लेगरिज्म चेक होता है। कैसे होता है? इंटरनेट पे वेबसाइट्स होती है, पेड भी होती हैं और फ्री भी होती हैं। आप अपना टेक्स्ट कॉपी करके डालिए, वो बता देगा पूरी दुनिया में ये टेक्स्ट ऑलरेडी किसी ने यूज किया या नहीं यूज किया। तो लोग बड़े कलाकार होते हैं, वो फिर अंग्रेजी से खेलते हैं, वो अंग्रेजी के टर्म्स को चेंज कर देते हैं ताकि प्लेगरिज्म में फंसे ना। तो आजकल ऐसे ही देखा जाता है कि भाई ये हमारा पीस था ओरिजिनल वर्क, आपने उसको छापा तो नहीं है, तो दैट इज प्लेगरिज्म। ओके, इसमें तो बस एआई काम कर रहा है। एआई काम करता है, बट वो प्लेगरिज्म में एआई और अच्छा काम करता है, वो बता देगा कि इसको ऑलरेडी कोई यूज कर चुका है, अपने नाम से रजिस्टर करा चुका है। तो जब भी आप कुछ नया बनाए, कोई टेक्स्ट लिखें, कोई ड्रामा लिखें, कुछ भी लिखें, पहले उसका कॉपीराइट करा लें। तो ओरिजिनल वर्क इज प्रोटेक्टेड एंड दिस प्रोटेक्शन एंश्योर्स कि जो क्रिएटर्स हैं, अगर इनका काम चोरी हुआ कहीं पे तो इनको सफिशिएंट मुआवजा या कॉम्पनसेशन मिले। तो अगर पता लगा कि आपके आर्टिकल को, टेक्स्ट को मतलब कॉपी किया गया है, तो ये कॉपीराइट के इन्फ्रिंजमेंट डिस्टर्बेंस का केस लगेगा, नेसेसरी कॉम्पनसेशन आपको मिल जाएगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हर चीज का प्लेगरिज्म चेक करके उसको मान लिया जाए कि कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। मान लीजिए कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बटर पनीर मसाले की कोई रेसिपी दी और दूसरे ने भी वही रेसिपी दे दी, तो इसको कॉपीराइट प्लेगरिज्म में नहीं बोला जाएगा, क्योंकि आप इस चीज का कॉपीराइट करा ही नहीं सकते। ओके, तो प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच आर विजिबल, जो टैंजिबल है, कॉपीराइट उन्हीं का होता है। यहाँ पे केस स्टडी है, ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस वी डी बी मोदक एंड अदर, AIR 2008 सुप्रीम कोर्ट का है। एक्सटेंट ऑफ ओरिजिनलिटी नेसेसिटी टू ऑब्टेन कॉपीराइट प्रोटेक्शन वाज द सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, कि जिस चीज के बारे में बात हो रही है वो ओरिजिनल कितना है। ईस्टर्न बुक कंपनी एक केस लेके आई कोर्ट में अगेंस्ट स्पेक्ट्रम बिजनेस सपोर्ट लिमिटेड एंड रीजन डेटा टेक प्राइवेट लिमिटेड, और बोला कि इन्होंने हमारे कॉपीराइट को डिस्टर्ब किया, इन्फ्रिंज किया, बगैर हमारी परमिशन से हमारे टेक्स्ट को यूज किया। ये जो प्लांटिफ था ये एक रेनाउंड पब्लिशर था, और इन्होंने बोला कि भाई जो डिफेंडेंट्स हैं, जो बोल रहे हैं कि नहीं हमने कुछ नहीं किया, झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने हमारे काम को कॉपी किया है। पब्लिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स नोन एज SCC, मतलब सुप्रीम कोर्ट में दिन भर में सैकड़ों केस होते हैं, उनको छापा जाता है और AIR नाम की किताब बनाई जाती है। AIR मतलब ऑल इंडियन। ईयरपॉड दीजिए। ये बात समझ में आ गई? तो ईस्टर्न बुक कंपनी कह रही है कि भाई यहां पे डिफेंडेंट्स कह रहे हैं दैट देयर इज मिनिमल लेवल ऑफ क्रिएटिविटी इन्वॉल्व इन सच वर्क, दस इट इज नॉट एलिजिबल फॉर कॉपीराइट प्रोटेक्शन। अब पूरी कहानी को मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं।
दिन भर कोर्ट में 100 तरीके के केस होते हैं। बाद में वकीलों के रेफरेंस के लिए और लॉ के स्टूडेंट्स को समझाने के लिए इनका रिकॉर्ड रखा जाता है। नहीं तो कल को कोई बोलेगा भाई ये तो एकदम अलकायदा टाइप चल रहा है, ये तो अफगानिस्तान हो गया, पता नहीं केस की सुनवाई भी हुई थी कि नहीं हुई थी। तो ये जितने कोर्ट में केसेस होते हैं सबका रिकॉर्ड रखा जाता है, उनको बोला जाता है AIR, ऑल इंडिया रिकॉर्ड्स। तो अब ये जो कंपनी है ईस्टर्न बुक कंपनी, इन्होंने केस कर दिया। तो यहां पे बात ये पकड़ के आई सामने कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज थे, जो भी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स थी, उसके जो भी रिकॉर्ड्स थे, उन्होंने जरा भी उसको चेंज नहीं किया और एज इट इज कॉपी कर दिया और उसके बाद इसको कॉपीराइट करवाने चले गए। तो भैया इसके ऊपर कॉपीराइट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट में केस डिसाइड हुआ, केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में हुई, तो इसके ऊपर राइट किसका है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का। तो मैं भी यही काम करूं, जो कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं उनका डेटा कंपाइल करूं, सैंपल पेपर वेबसाइट से CBSE के पिछले 10 साल से डाउनलोड कर लूं, डाउनलोड करके कॉम्पीडियम बना दूं, किताब बना दूं और उसको अपने नाम पे सौरभ सर सैंपल पेपर के नाम पे बेचूं और बाद में कॉपीराइट करा लूं। तो ये गलत है, ये अलाउड ही नहीं है। तो CBSE का क्रिएशन है, मैं कैसे इसका कॉपीराइट करा सकता हूं? गॉट इट क्लियर? तो फिर से पढ़ो। तो यहां पे लिखा है द प्लांटिफ आर रिनाउंड पब्लिशर एलिज्ड that the aforementioned defendant has infringed its work. A publication of Supreme Court orders and judgments known as SCC in a substantial manner. तो उन्होंने बोला कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के कंटेंट थे, इन्होंने उसको इन्फ्रिंज किया है, इन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ की है। डिफेंडेंट से बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, जो ओरिजिनल था वही है, हमने बहुत ही थोड़े चेंजेस उसके अंदर किए हैं। ओरिजिनल बेयर एक्ट को हमने कन्वर्ट किया, ओरिजिनल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को आसान भाषा में कन्वर्ट किया है। तो बोला गया फिर ये चीज कॉपीराइट के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि कॉपीराइट की एलिजिबिलिटी तभी बनेगी व्हेन द थिंग इज हाईली ओरिजिनल। ये तो जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, फट 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 टाइपराइटर में जो टाइप किया गया, आपने उसको कॉपी कर दिया। So the respondent argues that the petitioner cannot bring legal proceeding based on copyright protection. Supreme Court held that inputs put in original text by the appellant, segregating the existing paragraphs in the original text by breaking them into separate paragraphs or adding internal paragraph numbering with a judgment after providing uniform numbering to multiple judgments, indicating in the judgments the judges who have dissented or concurred by introducing paraphrases. अब इस पूरी कहानी को मैं एकदम छोटा करना चाहता हूं और मैं कहना क्या चाहता हूं। मैंने CBSE की बुक ली, उस बुक में जो कंटेंट था मैंने उसको कॉपी करके पेस्ट किया और पेस्ट करके आप लोग देखते होंगे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूं, हेडिंग्स डाल दी, पॉइंट्स डाल दिए, कुछ फोटोज लगा दी। अभी का गेटिंग इट? पीपल ऑन द हॉट सीट गेटिंग इट? ये बातें सबको समझ में आ रही भाई? तो मैंने हेडिंग्स बना दी, पुलिस FIR का टॉपिक पढ़ाया था तो सलमान खान की फोटो डाल दी। क्या ये सब करने से ये मेरा ओरिजिनल वर्क हो जाएगा? रहेगा ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का ही, मैं इसका कॉपीराइट नहीं करवा सकता। तो यहां पे यही हुआ, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेजों को लिया, कागजों को लिया, जजमेंट्स को लिया, पैराफ्रेजिंग की, चेंज किया और अपने नाम से इसका कॉपीराइट कराने चले गए। तो बोला ये अलाउड नहीं है। तो सिर्फ चीजों को पैराग्राफ में सब डिवाइड कर देना, सिर्फ चीजों को अलग अलग टॉपिक में लिख देना, दिस इज नॉट कॉल्ड एज ओरिजिनलिटी। कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, एडिटिंग को ओरिजिनल नहीं माना जाता। बात समझ में आई? अभी का बच्चे अंडरस्टूड दिस थिंग्स? यस सर। गॉट इट? तो मैं जो नोट्स लेता हूं, CBSE की बुक मैंने देखी, मेरे को अच्छा लगा, टेक्स्ट मैंने लिख दिया। अभी मैंने आपको पढ़ाया था डॉक्ट्रिन ऑफ ऑटोफेरस कॉन्वेक्ट वगैरह, प्री कॉन्वेक्ट प्री एक्विटल, याद आया? डबल जियोपार्डी वाला मैंने चैट GPT से कंटेंट उठाया, मैं इतना चेंज करके बोल दूं ये मेरी किताब है, तो CBSE मेरे को स्यू कर देगा। इज दैट क्लियर? तो सिर्फ पैराफ्रेजिंग करके, कुछ प्लस माइनस करके, एडिटिंग करके आप इसको ओरिजिनल कंटेंट नहीं बोल सकते। तो ये बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी? सो यहां पे कुछ डाले गए, पार्टली कंकरिंग, पार्टली डिसेंटिंग, डिसेंटिंग, सप्लीमेंटिंग, मेजॉरिटी एक्सप्रेशन हैव टू बी व्यूड इन अ डिफरेंट लाइन. The task of paragraph numbering and internal referencing requires skill and judgment in a great measure. Editor like me who inserts para numbering must know the legal argumentation and legal discourse is conducted, how a judgment of court of law must be read. अच्छा, अच्छा, तो यहां पे तरीका बदल गया कि नहीं बदल गया?
तो यहां पे ये बात आती है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की, पढ़ा हुआ है हमने। तो कैसे कानून को पढ़ना है इज जस्ट नॉट लाइक कि अंग्रेजी की किताब को कैसा पढ़ना है। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट वगैरह के जजमेंट्स हैं, इनका कॉपीराइट आप नहीं करा सकते, ये प्री डिफाइंड कोर्ट की प्रॉपर्टी मानी जाती है। So in these inputs put in by any appellant in the judgment reported to Supreme Court, appellant have a copyright and nobody is permitted to use the same. तो पूरी बात का एक ही ज्ञान निकल के आया कि अगर आपने सिंपल सिर्फ पैराफ्रेजिंग कर दी और उसको प्रेजेंट कर दिया तो वो कॉपीराइट के लिए एलिजिबल नहीं है। इट शुड कंटेन समथिंग दैट इज वेरी 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 ओरिजिनल, और वो देखने में सिर्फ छापोफाइड या कॉपीफाइड ना लगे। तो समझ गए कॉपीराइट का क्या मतलब होता है? राइट, समझ में आ गया? चलिए, तो इसी के साथ आपकी कॉपीराइट की कहानी मेरी जुबानी पूरी तरह से होती है समाप्त।